हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स मास्टर। आज हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स का शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट का चैप्टर लिया है, जिसमें कि हमने सारे कंसेप्ट्स को कवर किया है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इस चैप्टर को समझने के लिए हमें आउटपुट क्या होता है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी इकोनॉमी में जितने भी गुड्स होते हैं प्लस सर्विसेज होती हैं जो कि रेडी टू सेल होती हैं, जो भी फाइनल आइटम्स होते हैं उनको ही हम आउटपुट बोलते हैं। आउटपुट को ही हम जीडीपी बोलते हैं और जीडीपी से ही हमारा इनकम आता है। सो आउटपुट, जीडीपी, इनकम, ये तीनों चीजें सेम होती हैं। नाउ अगर हम बात करें शॉर्ट रन पीरियड एनालिसिस की, सो फेमस इकोनॉमिस्ट जॉन कीन्स ने बताया है कि आउटपुट पूरा निर्भर है एम्प्लॉयमेंट पे। इट इज फुली डिटरमाइंड बाय एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मीन्स कि हम किसी भी चीज का फुली यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं, वेदर इट इज प्रॉपर यूज ऑफ पीपल और प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज। और यहाँ पर शॉर्ट रन की बात करें तो यहाँ पर कोई रोल नहीं है टेक्नोलॉजी का। सो आउटपुट इज ओनली डिटरमाइंड बाय एम्प्लॉयमेंट। अगर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है आउटपुट भी इंक्रीज होगा। इफ एम्प्लॉयमेंट डिक्रीजेस देन आउटपुट ऑल्सो डिक्रीजेस। सो फुल एम्प्लॉयमेंट पे हमारा फुल आउटपुट अचीव होगा। इसी कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं, जहां पे इकोनॉमी की स्टेबिलिटी आती है, इक्विलिब्रियम आउटपुट हमें अचीव हो जाता है। इक्विलिब्रियम आउटपुट को अचीव करने के लिए देयर आर टू अप्रोचेस। पहली अप्रोच है एग्रीगेट सप्लाई शुड बी इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। इन दोनों कंपोनेंट्स की हमने प्रीवियस चैप्टर में बात की है। एग्रीगेट सप्लाई को ही हम इनकम बोलते हैं, विच इज डिनोटेड बाय वाई। सो वाई शुड बी इक्वल टू एडी। बट अगर ये दोनों कंपोनेंट्स इक्वल नहीं होते हैं तो इकोनॉमी में क्या होगा, वी विल सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल, अगर एक्चुअल स्टॉक प्रोड्यूसर्स के पास एक्चुअल डिमांड से ज्यादा होता है, जितनी प्रोड्यूसर्स के पास डिमांड आ रही है उससे ज्यादा उसके पास गुड्स हैं बेचने के लिए, सो द प्रोड्यूसर विल फेस प्रॉब्लम और लॉस, और वो लॉस होगा अनसोल्ड गुड्स का। सेकेंड कंडीशन, अगर एक्चुअल स्टॉक उसके पास कम है एज कंपेयर टू एक्चुअल डिमांड। अब उसके पास डिमांड बहुत ज्यादा आ रही है बट उसके पास सामान बेचने के लिए बहुत कम है, तो भी प्रोड्यूसर को लॉस फेस करना पड़ेगा क्योंकि वो प्रॉब्लम होगी अनफुलफिल्ड डिमांड्स की। नाउ ऑल्टरनेटिव अप्रोच, सेविंग्स शुड बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ये अप्रोच हमारी फर्स्ट अप्रोच से ही निकल के आई है, जिसमें कि y इज इक्वल टू एडी का कंपोनेंट है। y इट मींस consumption plus savings and AD means consumption expenditure plus investment expenditure। दोनों फॉर्मूले में, दोनों केसेस में C को हमने कॉमन ले लिया है दोनों साइड, और इसी से ही F इज इक्वल टू I निकल के आया है, जो कि ऑल्टरनेटिव अप्रोच है इक्विलिब्रियम आउटपुट को अचीव करने के लिए। बट अगर इकोनॉमी में ये कंडीशन इक्वल नहीं होती देन क्या होगा। एग्जाम्पल, सेविंग्स अगर इन्वेस्टमेंट से ज्यादा होती हैं, इट मीन्स कि लोग बाग अब ज्यादा इंटरेस्टेड हैं सेविंग्स करने में, सो उनकी डिमांड चीजों को खरीदने के लिए कम हो जाएगी, सो देयर विल बी लो डिमांड। प्रोड्यूसर्स को अनसोल्ड गुड्स की फिर से प्रॉब्लम आएगी, उससे क्या होगा कि वो आउटपुट अब कम जनरेट करना स्टार्ट कर देंगे, देयर विल बी लेस प्रोडक्शन, देन आउटपुट कम क्रिएट होगा तो इनकम भी कम जनरेट होगी हमारी इकोनॉमी में। ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक सेविंग्स आई के इक्वल ना हो जाए। नाउ सेकेंड कंडीशन, अगर इन्वेस्टमेंट सेविंग से ज्यादा होती हैं, इट मींस कि लोग बाग अब सेव नहीं खर्च करना चाहते हैं, सो देयर विल बी मोर डिमांड इन द इकोनॉमी। प्रोड्यूसर्स का भी इधर फायदा होगा, उनकी सेल्स बढ़ेगी जिससे कि वो आउटपुट ज्यादा से ज्यादा क्रिएट करेंगे। अगर आउटपुट इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली इनकम भी हमारी इंक्रीज होगी। ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक आई एस के इक्वल ना आ जाए। इक्विलिब्रियम जीडीपी को समझने के लिए हमने 3 चीजों को अज्यूम किया है। पहली चीज है शॉर्ट पीरियड एनालिसिस, जिसमें हम टेक्नोलॉजी के रोल की बात नहीं करते हैं। सेकंड इज टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी, हम
समझ के चलते हैं, जिसमें एडी बस 2 कंपोनेंट्स को लेता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एंड द लास्ट इज एग्रीगेट सप्लाई, टोटली डिपेंड है एग्रीगेट डिमांड के। अगर डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगा, अगर टोटल डिमांड डिक्रीज होगी तो टोटल सप्लाई भी डिक्रीज होगा। इस assumptions पे हम इक्विलिब्रियम जीडीपी को समझते हैं। अब हम, अगर हमारे एग्रीगेट डिमांड में इन्वेस्टमेंट का कंपोनेंट तो आता ही है, उसके अलावा अगर हम एडिशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगा, जिससे कि हमारा इक्विलिब्रियम जीडीपी और इनकम भी इंक्रीज होगा। तो चलिए एडिशनल इन्वेस्टमेंट के इम्पैक्ट को समझ लेते हैं। इम्पैक्ट ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर हम एडी को ग्राफ की मदद से समझेंगे। एडिशनल इन्वेस्टमेंट ने कैसे इक्विलिब्रियम जीडीपी को इंक्रीज किया है वो हम समझेंगे। सो यहाँ पर हम एडी देख पा रहे हैं। एडी हमारा इस कर्व से शो हो रहा है और यहाँ पर जब y और एडी मिलते हैं तो ई पॉइंट पे हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। बट जब एडी में एडिशनल इन्वेस्टमेंट आता है, दैट इज ट्रायंगल आई एडिशनल इन्वेस्टमेंट, तो एडी हमारा इंक्रीज हो जाएगा और यहाँ पर y इज इक्वल टू एडी हमारा इवन पॉइंट पे मीट करेगा, विच इज न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। सो इसके थ्रू जितना भी हमारी इनकम में इंक्रीज हुआ है, दैट इज इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम जीडीपी। इट मींस कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के कंसेप्ट से अगर हम समझे तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट अगर हमारा इंक्रीज होगा, उससे कई ज्यादा हमारा इनकम लेवल इंक्रीज होगा। इट मींस कि अगर थोड़ा सा भी हमारा इन्वेस्टमेंट में चेंजेस आते हैं तो इनकम लेवल में बहुत चेंज आता है, मल्टीपल चेंजेस आते हैं। इसी कंसेप्ट को हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी बोलते हैं। सो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम आउटपुट मल्टीप्लायर भी बोलते हैं। इसका मतलब है कि कितने नंबर ऑफ टाइम हमारा इनकम या फिर आउटपुट इंक्रीज हो रहा है इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज होने से, तो इसी प्रोसेस को हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बोलते हैं। इसको हम सिंबॉलिकली डिनोट करते हैं, K इज इक्वल टू चेंजेस इन इनकम अपॉन चेंजेस इन आई। एग्जाम्पल, अगर हमारी इन्वेस्टमेंट ₹15 करोड़ से इंक्रीज होती है एंड हमारी इनकम 60 करोड़ इंक्रीज होती है, देन मल्टीप्लायर विल बी 4। और यहाँ पे मल्टीप्लायर को निकालने के लिए दूसरा फॉर्मूला भी है, विच इज रिलेटेड टू एमपीसी। सो 1/1 माइनस एमपीसी। इस फॉर्मूले से हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। If income is increased by 1000 and MPC is 0.5, then find additional investment. So हम पहले ये वाला फॉर्मूला लेंगे मल्टीप्लायर का, जहां पे MPC का भी यूज हो रहा है क्योंकि क्वेश्चन में भी MPC यहाँ पर गिवन है, दैट इज 0.5। तो हम पहले मल्टीप्लायर निकाल लेंगे। K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC और इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट कर देंगे, देन मल्टीप्लायर विल बी 2। देन इस फॉर्मूले से हम इस फॉर्मूले पे आ जाएंगे, चेंजेस इन इनकम अपॉन चेंजेस इन इन्वेस्टमेंट। मल्टीप्लायर को हमने 2 पुट कर दिया है, देन इस फॉर्मूले से हमारा चेंजेस इन इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, दैट इज 500। सो 500 एडिशनल इन्वेस्टमेंट है। आई होप you understood the concept. Now we will discuss about relation between multiplier and MPC. So यहाँ पर direct relationship है between multiplier and MPC का। MPC हमने previous chapter में भी discuss किया था, it is known as marginal propensity to consume। इसका formula है changes in consumption upon changes in income। जैसे हमारा MPC इंक्रीज होगा, मल्टीप्लायर भी इंक्रीज होगा, एंड MPC डिक्रीज होगा तो मल्टीप्लायर भी डिक्रीज होगा। सो देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन देम। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, MPC हमारा 0.5 है, मल्टीप्लायर के फॉर्मूले में हमने डाल दिया MPC 0.5, सो मल्टीप्लायर हमारा 2 आ गया। अगर MPC हमारा इंक्रीज होता है, दैट इज 0.8, देन K multiplier will be 5. I hope you understood this concept also.
नाउ अगर हमारी इनकम मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज होती है इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज होने से, देन दिस मल्टीप्लायर एक्शन इज फॉरवर्ड एक्शन। अगर हमारी इनकम मल्टीपल टाइम डिक्रीज होती है इन्वेस्टमेंट के डिक्रीज होने से, देन दिस मल्टीप्लायर एक्शन इज बैकवर्ड एक्शन। आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। Thank you for watching this video. Subscribe this channel if you are new. Like the video and share it to your friends.